दलदली रेगिस्तान में 10 बहू का आलीशान ससुराल। अनामिका, मेरा हाथ मत छोड़ना, कोशिश करो ऊपर आने की। आकाश जी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, हम इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। हम लोग ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, आप लोग छोड़ दीजिए हमारा हाथ। ऐसे कैसे छोड़ दें? तुम हमारी पत्नी हो, समझी? कोशिश करो, तुम ऊपर आ सकती हो। ऐसा भी क्या हुआ था इन 10 बहू और उनके पतियों के साथ, जो ये इस तरह इस दलदल में फंसी थी? क्या ये बहुएं इस दलदल से बाहर निकल पाएंगी या नहीं? आइए जानते हैं। तुम्हारे रेगिस्तान के आलीशान महल में स्वागत है। लेकिन माँ जी, हमारा महल तो गांव में है ना? पिताजी ने शादी से पहले हमें बताया था कि हमारा होने वाला ससुराल गांव में है, न कि रेगिस्तान में। तो आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? तुम सभी का ससुराल गांव में ही है, लेकिन ये रेगिस्तान में बना ससुराल हमारा पुश्तैनी ससुराल है। हमारे घराने में शुरू में रस्म चलती आ रही है, जब भी कोई नई नवेली बहू शादी कर हमारे परिवार में आती है तो उसका गृह प्रवेश सबसे पहले इस रेगिस्तान में बने महल में किया जाता है। गृह प्रवेश के बाद तुम सभी को कुछ दिनों के लिए यहीं रहना होगा और उसके बाद तुम हमारे गांव में बने आलीशान महल में आ सकती हो। अपनी सास पल्लवी की बात सुन सभी 10 बहुओं को थोड़ी हैरानी तो होती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं सोचती और अब धीरे धीरे अपने रेगिस्तान में बने आलीशान महल ससुराल में जाने लगती हैं। तभी गीता और पूनम का पैर महल की बाहर पड़ी हुई रेत में हल्का हल्का धंसने लगता है, जिसे देख ये क्या, ये जमीन तो दलदली सी हो रही है, हमारा पैर हल्का हल्का इसमें धंस रहा है इसके अंदर। बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे महल के आसपास किसी जगह बस थोड़ी दलदली हो गई है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन हमारा महल बिल्कुल सुरक्षित है और तुम सब यहाँ आराम से रह सकती हो। लेकिन माँ जी, इस तरह इस दलदली जगह पर रहना हम सबके लिए खतरे से खाली नहीं है। बहू, कई 100 सालों से हमारे घर की बहुएं यहाँ आती हैं और रहती हैं, लेकिन उन्हें तो आज तक ऐसी कोई भी परेशानी नहीं हुई, तो भला तुम्हें क्यों होगी? चलो अब अपने आलीशान महल ससुराल के अंदर चलो, बाकी की रस्में भी तो करनी है। पल्लवी अपनी सभी बहू को महल के अंदर ले जाती है और शादी के बाद की सारी रस्में खत्म कर वहां से जाने लगती है। आप इस तरह हमें छोड़कर कहाँ जा रही हैं? बहू, यहाँ पर सिर्फ एक नई नवेली बहू ही रहती है। तुम सब यहाँ अपने पतियों के साथ आराम से रहना, सारे नौकर और जरूरत का हर सामान मौजूद है यहाँ पर। चलो अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर पल्लवी अब अपने रेगिस्तान में बने आलीशान महल से बाहर निकलती है और गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद अब सभी बहुएं अपने आलीशान ससुराल में घूमती हैं और सारी जगह देखती हैं। हमारा ये रेगिस्तान में बना आलीशान ससुराल सच में काफी सुंदर है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। देखो ना, चारों तरफ कितनी शांति है, शोर शराबे से दूर शांति भरी जगह सच में दिल को कितना सुकून देती है ना। ये तो है, लेकिन न जाने क्यों मेरा यहाँ पर दिल घबरा रहा है। तुम लोगों ने देखा नहीं, जब हम लोग अपने आलीशान ससुराल में आ रहे थे तो बाहर की जमीन कितनी दलदली सी हो गई थी। कहीं हमारे साथ कोई हादसा हो गया तो? तुम लोगों को याद नहीं कि माँ जी ने क्या कहा था? यहाँ कोई हादसा नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। सभी बहुएं अब अपने अपने कमरे में जाती हैं और ऐसे ही रात गुजर जाती है। अगले दिन होते ही घर के सभी नौकर मिलकर उन सभी बहू और उनके पतियों के लिए खाना बनाते हैं। नाश्ते के बाद अब सभी के पति बाहर अपने अपने काम पर चले जाते हैं और अब सभी बहुएं रेगिस्तान में बने अपने आलीशान ससुराल में अकेले होती हैं। मेरी तो अभी तक शादी की थकान ही नहीं उतरी है, मैं तो अपने कमरे में सोने के लिए जा रही हूँ। और मुझे तो अपने सारे कपड़े बैग से निकालकर अलमारी में लगाने थे, मैं भी अपना ये काम खत्म कर लेती हूँ। मैं माया बाहर जाकर अपने इस रेगिस्तान से बने आलीशान महल के कुछ फोटोज और वीडियो बना लेते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगी तो काफी अच्छे लाइक आएंगे। तारा माया अपना अपना फोन लेकर अपने आलीशान महल के बाहर आते हैं और वीडियो और फोटो क्लिक करने लगते हैं। तभी अचानक तारा का पैर उस दलदली जमीन में धीरे धीरे धंसने लगता है। अरे ये क्या तारा, तुम तो मुझसे लंबाई में ज्यादा थी, ये अचानक छोटी कैसे हो रही हो? तारा जैसे ही अपने पैरों की तरफ देखती है तो वो धीरे धीरे उस दलदली जमीन में धंस रही होती है, जिसे देख तारा जल्दी से दूर जाकर खड़ी हो जाती है। हे भगवान, ये कैसी जमीन है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो अपने महल के अंदर चलते हैं, हम तो अंदर ही सुरक्षित हैं। अगर यहाँ ये धंस गई ना तो किसी को हमारी लाश तक नहीं मिलेगी। माया तारा जल्दी से अपने महल के अंदर चली जाती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मेरी रेगिस्तान वाली आलीशान महल की छत से तो पूरा रेगिस्तान दिख रहा है। अरे वहाँ तो कितनी सारी ऊंट पे बैठे हैं, चलो उनकी वीडियो बनाती हूँ। छत पर खड़ी गीता जैसे ही उनकी वीडियो बनाने के लिए अपना फोन निकालती है तो अचानक उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है।
ये क्या, मेरा फोन तो छत से नीचे गिर गया, कहीं टूट न गया हो। गीता भागती हुई जैसे ही नीचे जाती है तो देखती है कि छत से गिरा उसका फोन अब सीधा उस दलदल जमीन के अंदर धंस चुका था। ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे 2 लाख रुपए का था मेरा आईफोन, सेविंग से लिया था मैंने ये आईफोन। हाय मेरा आईफोन। बेचारी गीता अपने आईफोन के दलदल जमीन में धंस जाने का गम लेकर कुछ दिनों तक यूं ही रहती है और ऐसे ही कुछ हफ्ते और गुजर जाते हैं। दलदली जमीन पर बने अपने उस रेगिस्तान वाले आलीशान महल में तो पहले तो सभी बहुओं को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे यही मजा उनके लिए सजा बनता जा रहा था। सभी बहुएं जैसे ही अपने आलीशान महल से बाहर निकलती हैं तो उन्हें अक्सर जमीन पर धंस जाने का डर रहता था। उनके पति भी बड़ी मुश्किल से ही बाहर निकल पाते थे। अपने आलीशान महल के अंदर रहकर भी अब सभी बहुएं बोर हो चुकी थी और ऐसे ही एक रात। हम नहीं मर सकते, अरे कोई तो हमें बाहर निकालो, हम लोग डूब रहे हैं। माँ जी, पिताजी, कोई तो हमारी मदद करिए, हम इस दलदल में डूबकर मर जाएंगे, हम इसमें धंस रहे हैं, कोई हमें बचाओ। कोमल को नींद में बड़बड़ाने की वजह से पवन अचानक उठ जाता है। क्या हुआ कोमल, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ डूब रही हो तुम? बिस्तर पर तो लेटी हो, क्या हुआ तुम्हें? अभी तो हम सब लोग महल के बाहर वाले दलदल में डूब रहे थे। पता है, हमारा महल दलदल में पूरी तरह से धंस चुका था और हम सब उसमें डूब रहे थे। अरे बाबा, ये तुम्हारा सपना था, हकीकत में हम सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। ये देखो, कुछ नहीं हुआ है, अब तुम आराम से सो जाओ। पवन और कोमल अब दोनों सो जाते हैं, लेकिन कहाँ किसी को पता था कि कोमल का ये भयानक सपना अब सच होने वाला था। अगले दिन सभी लोग जैसे ही उठकर अपने अपने कमरों से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनका घर एक तरफ झुक गया है और अब वो सभी धीरे धीरे उसी तरफ झुके जा रहे हैं। अरे ये क्या, ये हमारा महल है, इस एक तरफ झुक कैसे गया? ये ऐसे लग रहा है ये जमीन के अंदर जा रहा है, सारा सामान भी उस तरफ गिर रहा है। चलो जल्दी से चलकर बाहर देखते हैं। सभी बहुएं जैसे ही अपने पतियों के साथ अपने आलीशान महल से बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि उनका आलीशान महल दलदली जमीन में आधा धंस चुका है, जिसे देख वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं। अरे, हम सबको यहां से निकलना होगा, वरना हम भी इस दलदल में ही धंस जाएंगे। सभी लोग जल्दी से भागते हुए अपने आलीशान महल से बाहर निकलकर उस दलदल जमीन से दूर हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक अलका और अनामिका का पैर उस दलदली जमीन में बहुत बुरी तरह से धंस चुका था और अब वो उसके अंदर डूबने लगते हैं कि तभी उनके पति फौरन उनका हाथ पकड़ लेते हैं। आप लोग छोड़ दीजिए हमारा हाथ, वरना आप लोग भी दलदल के अंदर धंस जाएंगे। सभी बहुएं और भाई मिलकर अनामिका और अलका को अपनी पूरी कोशिश लगाकर उस दलदली जमीन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और कई देर की मशक्कत के बाद आखिरकार अलका और अनामिका उस दलदल भरी जमीन से बाहर निकल आती हैं। वहीं दलदली जमीन पर बना उनका पुश्तैनी आलीशान ससुराल अब उस दलदल में पूरी तरह से धंस चुका था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम सब लोग बच गए, वरना इस आलीशान महल के साथ साथ हम भी इस दलदल में धंस के रह जाते। सबसे अच्छी बात यह हुई कि आखिरकार इस रेगिस्तान में बने आलीशान महल की कहानी यही खत्म हुई। अब हमारे बाद आने वाली बहुओं को कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, अब मुझे यहाँ वापस कभी नहीं आना है। अब सभी बहुएं अपने अपने पतियों के साथ रेगिस्तान से निकल जाती हैं और गांव में बने अपने आलीशान महल में अब बिना किसी परेशानी के आराम से रहती हैं और अपने छोटे से शहर वाले घर में सभी बहू रहने लग जाती हैं। ये क्या, फिर से तुम दोनों बहू ने मैगी और पनीर चावल बना दिए? अरे इस घर में कभी रोटी बनेगी कि नहीं? अरे हम परेशान हो गए हैं तुम्हारा ये अतरंगी खाना खाकर। लेकिन मुझे तो जो आता है मैंने वही बनाया, और आप सबको मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं मैगी बनाने वाली बहू हूँ, तो आप मैगी ही खा लीजिए। मैगी कितनी टेस्टी होती है और कितनी जल्दी भी बन जाती है। अरे बहू, इतनी ठंड हो रही और ठंड में चावल कौन खाता है? रोटी भी तो बना देते। क्या चावल मैगी खिलाकर मारना चाहती हो? मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ माँ, मैं आज बाहर से कुछ ले आऊंगा, ठीक है? दोनों बहू की वजह से तो मैगी और चावल ही खाने पड़ेंगे। ये कैसी बहुएं थीं जो मैगी और पनीर चावल बना रही थीं? सरला की दोनों बहुओं के अनोखे अंदाज के बारे में जानने के लिए हम कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। सरला अपने दोनों बेटे और पति के साथ रहती है। अब तो मेरा बुढ़ापा शुरू हो गया, अब मुझसे काम नहीं होगा और ठंड भी इतनी ज्यादा पड़ने लगी है। अब तो मैं सोच रही हूँ दोनों बहुएं ले आऊं। तो सोचा क्यों है, अपने बेटों के लिए बहू देखना शुरू कर दो। अरे आज नहीं तो कल लड़कियां मिल ही जाएंगी और फिर हाथ पीले कर देना अपने बेटों के। सोच तो मैं भी यही रही हूँ। तुम्हारी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो जरूर बताना। बिल्कुल बताऊंगी। वैसे कैसी लड़कियां चाहिए?
मुझे तो सिंपल साधारण घरेलू बहुएं चाहिए जो घर संभालने खाना बनाने में निपुण हो, क्योंकि हमारे घर में तो हर किसी को खाना बहुत पसंद है और सर्दियों में तो सबको खाना ही अच्छा लगता है ना। ठीक है, मैं देखती हूँ, कोई नजर में मिलेगी तो बताती हूँ। सरला अपने दोनों बेटों के घर आने के बाद उनसे कहती है, अरे संजय, अजय, मैं तुम दोनों के लिए लड़कियां देख रही हूँ। माँ, मैंने अपने लिए लड़की देख ली है। कॉलेज टाइम से ही हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और मैं उसी से शादी करूंगा। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, उसने अपने लिए खुद ही लड़की देख भी ली है और अब उसी से शादी भी करना चाहता है। हाँ माँ, हम दोनों कॉलेज में मिले थे और अब हम दोनों ही जॉब करते हैं। मैं उसी से शादी करूंगा। ठीक है, फिर जब तूने अपने लिए लड़की पसंद कर ही ली है तो मैं तेरी ही शादी पहले कर देती हूँ। और संजय बेटा, तुझे भी कोई लड़की पसंद है तो बता दे, मैं लगे हाथ तेरे भी हाथ पीले कर दूंगी। नहीं माँ, मुझे कोई नहीं पसंद है। मेरे लिए तो आप ही देख लेना। आपको जो पसंद आएगी मैं उसी से शादी कर लूंगा। ठीक है। सरला अपने छोटे बेटे अजय की शादी पहले करवा देती है सेजल नाम की लड़की से। सेजल घर में बहू बनकर आती है। वैसे मेरे बेटे की पसंद तो बहुत अच्छी है, मुझे भी बहू बहुत पसंद आई है। चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ, तू थोड़ा आराम कर ले, कल तेरी पहली रसोई की रस्म है। सरला अपनी बहू को कमरे में ले जाती है जहाँ सेजल आराम करती है और अगली सुबह रसोई में जाती है। यहाँ तो मैगी ही नहीं है, अब मैं क्या बनाऊँ? एक काम करती हूँ, ऑर्डर कर लेती हूँ 3-4 पैकेट मैगी और आज 10 तरह की अलग अलग मैगी बनाऊंगी। सेजल जल्दी से मैगी ऑर्डर करती है और सबके लिए मैगी बनाकर टेबल पर रख देती है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बहू। क्या बना है? माँ जी, मैंने सबके लिए चीज मैगी, कॉर्न मैगी, मसाला मैगी और सूप मैगी बनाई है। मुझे लगा आज कुछ पूरी सब्जी बनेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही बना है, पूरे 10 तरह की मैगी। बहू, तूने कुछ और क्यों नहीं बनाया? अरे नई बहू है, कुछ घर का खाना बनाना चाहिए था ना। ये मैगी क्या है? माँ जी, दरअसल मैं शुरू से ही हॉस्टल में रही हूँ, फिर कॉलेज जब ज्वाइन किया तो भी हॉस्टल में ही रही, फिर नौकरी लग गई तो टाइम नहीं मिल पाया कुछ सीखने का, और ठंड में मैगी बनाना ज्यादा आसान रहता है तो इसीलिए मैंने ये बना दिया। चल कोई बात नहीं, अब तुझे आता ही नहीं तो अब हम इसमें तेरी गलती थोड़ी ना निकाल सकते हैं। बड़ी बहू आएगी ना, वो घरेलू होगी, उसको सब आता होगा क्योंकि उसे हम खुद पसंद करके लाएंगे। कुछ दिनों के बाद सरला दिव्या नाम की लड़की से अपने बड़े बेटे की शादी करवा देती है। बहू, ये तेरी देवरानी है। हाँ, तू सोच रही होगी कि देवरानी पहले क्यों आ गई। दरअसल देवरानी अपनी पसंद से शादी करके आई है इसीलिए, और तू बड़ी बहू है। सेजल बहू, जा अपनी जेठानी को उसके कमरे में छोड़ा। जी माँ जी। अगली सुबह दिव्या रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई के लिए शाही पनीर, मटर पनीर और साथ में चावल बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सब लोग खाना खाने आते हैं। अरे ये सब क्या है? चावल और मटर पनीर, शाही पनीर, पूड़ियां रोटी तो होंगी ना? नान भी बनाई होंगी, क्या पता? अरे नहीं नहीं, वो सब नहीं बनाए। दरअसल मुझे पनीर के साथ हमेशा ही चावल पसंद आते हैं, इसीलिए मैं चावल बनाती हूँ। मेरे मायके में भी जब भी पनीर बनता है तो मैं चावल ही बनाती थी माँ से कहकर, इसीलिए यहाँ भी चावल बनाए हैं। लेकिन बहू, इतनी ठंड में चावल कौन खाएगा? तुझे पता है ना, चावल ठंडे होते हैं। माँ जी, चावल ठंडे भले ही होते हैं लेकिन स्वाद भी तो कितने होते हैं ना। और आप खाकर देखिए पनीर के साथ, फिर बोलोगी कि मैंने कुछ अच्छा खिलाया। और माँ जी, मुझसे ना ठंड में रोटियां नहीं बनती तो इसीलिए मैंने चावल बना दिए, आप सब यही खा लीजिए। मानना पड़ेगा दोनों बहुओं को, एक ने 10 तरह की मैगी खिला दी तो दूसरे ने चावल। अरे भगवान, बस आगे के दिन अच्छे से निकाल देना मेरे। इसी तरह अब हर रोज दोनों बहुएं मैगी और पनीर चावल खिलाती हैं, बनाती हैं, जिसे खाकर ससुराल वाले तंग होने लगे थे। माँ जी, आज मैंने पालक पनीर बनाया है। आप तो जानती हैं मुझे 10 तरह की मैगी बनानी आती है, इसीलिए मैंने आज अंडा मैगी बनाई है। अरे बहू, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं मैगी नहीं खाऊंगी। बहुत सही माँ जी, आज आप पालक पनीर और चावल खाना, बहुत टेस्टी बने। बहू, तबीयत भी ठीक नहीं है, ठंड लग रही है मुझे, मैं चावल भी नहीं खाऊंगी। माँ जी, अब घर में तो यही बनाया है आपकी दोनों बहुओं ने, ये नहीं खाओगी तो क्या भूखी रहोगी? ये भगवान, कैसी बहुएं हो। दोनों सास की तबीयत ठीक नहीं है, भूखा रहने को तैयार है, लेकिन कुछ और नहीं बना सकती। रहने दो, मैं भूखी रह लूंगी, मुझे नहीं खाना तुम दोनों की 10 तरह की मैगी और पनीर चावल। इसी तरह कई दिन निकल जाते हैं और ठंड भी बढ़ चुकी थी। सरला जी, कुछ और खाने को मिल जाएगा, ठंड बढ़ गई है।
अरे ठंड में इतनी अच्छी अच्छी चीज बनती है खाने की, लेकिन हमारे घर में 2 बहू आई हैं और दोनों ने हमें पतला कर दिया मैगी और चावल खिलाकर। अरे ठंड में मेरे गले से तो चावल का एक निवाला भी नहीं उतरता। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी नहीं खाना 10 तरह की मैगी और पनीर चावल। पहले तो मैं आग जला देती हूँ, इतनी ठंड हो रही है, मुझसे भी बैठा नहीं जा रहा है, ऐसे कांप रहे हैं सब, मेरी कमर में दर्द हो गया। सरला आग जलाती है और सब लोग घर के बाहर बैठकर आग सेकने लगते हैं। बताओ आपको आज खाने में कौन सी मैगी खानी है? अरे मुझे तो आज साग रोटी खाने का मन है। ये क्या होता है? अरे मैं तो सोच रही थी आज सबके लिए शाही पनीर और चावल बनाती। माफ कर दो भाई, हमसे नहीं खाया जाएगा। तभी पड़ोसन राधिका आती है। अरे सरला बहन, ये लो हमारे घर में आज साग और मक्के की रोटी बनी है, तो मैंने सोचा तुम्हें भी दे आती हूँ। तुम्हारे घर में लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली 2 बहुएं हैं, फिर भी तुम्हें मैगी और पनीर चावल खाने पड़ रहे हैं। क्या साग और मक्के की रोटी? नितेश जी, आप यही मांग रहे थे ना? सब लोग बड़े चाव से साग मक्के की रोटी खाने लगते हैं। ये देखकर दोनों बहुएं भी ललचाती हैं। माँ जी, थोड़ा सा मुझे भी देना, टेस्ट करके देखूं क्या चीज है ये जिसके लिए आप सब इतना बेताब हो रहे थे। दोनों बहुएं मक्के की रोटी टेस्ट करती हैं तो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। ये तो वाकई में बहुत अच्छी है। अरे इतने दिनों बाद पेट भर कर कुछ खा रहा हूँ, और वो भी स्वाद लेकर। सच में मजा आ गया। मैं तो चला अब सोने। सब लोग सो जाते हैं और अगली सुबह लव मैरिज वाली बहू 10 तरह की मैगी और अरेंज मैरिज वाली पनीर चावल बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। हाँ भैया, बाहर से ही खाना ले आओ, मैं भी नहीं खा पाऊंगा, पेट में दर्द हो गया चावल खा खा कर। ऊपर से चावल से कभी कुछ और खाने को मिले तो मैगी खानी पड़ जाती है। उसी शाम पड़ोसन अनीता आती है, जो कि बैंगन का भरता और रोटियां लेकर आती है। अरे ये लो, मेरे घर में बैंगन का भरता और रोटियां बनी है, तो मैंने सोचा ले आती हूँ यहाँ भी। हाँ, बताओ कैसे दिन आ गए हैं, पड़ोसी लोग खाना देने आते हैं। सच में बैंगन का भरता और रोटी बहुत ही स्वाद है। ये भी बहुत अच्छा है, मुझे तो लगा मैगी से ऊपर कुछ होता ही नहीं है। कुछ दिनों बाद सरला सबके लिए आलू के पराठे बनाती है, जो कि सभी खाते हैं, दोनों बहुएं भी। माँ जी, हमें लगता है कि अब तक कि हम जो खा रहे थे वो ही सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है, लेकिन कई दिनों से पड़ोसियों का और अब आपने भी बनाकर खिला दिया तो हमें पता चला कि बाकी चीज भी कितनी स्वादिष्ट होती है। माँ जी, आप हमें भी बाकी खाना बनाना सिखा दीजिए ना, अब मेरा भी मन हट गया है मैगी से। सच में अब हमारे घर में 10 तरह की मैगी और पनीर चावल से हटकर कुछ और भी बनेगा, वो भी तुम दोनों के हाथों का। जी हाँ, पर हमें उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है बहू, अगर तुम सीखना चाहती हो तो मैं सिखा दूंगी, हमें भी कुछ और खाने को मिलेगा। इसी के साथ दोनों बहुएं अलग अलग तरह का खाना बनाना सीखती हैं और सबको बनाकर खिलाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपको मैगी खाना ज्यादा पसंद है या फिर घर का खाना?